गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पादपों के आवश्यक पोषक तत्व। पादपों के आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं इसके बारे में अपने को आज की क्लास में डिस्कस करना है। सबसे पहले बच्चों अपन बात करते हैं कि ये होते क्या हैं पोषक तत्व, और ये जो पोषक तत्व होते हैं उनमें से आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं जो पादपों के लिए ग्रोथ के लिए, उसमें पोषक तत्वों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। तो बच्चों वे सभी रासायनिक तत्व जिनकी पौधों की वृद्धि एवं उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यकता होती है पोषक तत्व कहलाते हैं। वे सभी रासायनिक तत्व जिनकी पौधों की वृद्धि एवं उपापचय में आवश्यकता होती है उसे पोषक तत्व कहा जाता है। सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इसमें सभी तत्व सम्मिलित होते हैं जिन तत्वों के कारण पौधे की वृद्धि होती है और बाकी की जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं जैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, श्वसन की प्रक्रिया है, जितनी भी ये प्रक्रियाएं हैं उन तत्वों के कारण होती हैं, उन तत्वों को अपन क्या बोलते हैं पोषक तत्व कहते हैं। तो सबसे पहले अपन परिभाषा लिखते हैं कि वे रासायनिक तत्व जिनकी सबसे पहले लिखते हैं पोषक तत्व क्या होते हैं, और फिर अपन लिखते हैं कि वे रासायनिक तत्व जो पौधों की वृद्धि एवं उपापचय, वे रासायनिक तत्व जो पौधों की वृद्धि एवं उपापचय की क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। देखो बच्चों वे तत्व जो पौधों की वृद्धि के लिए साथ में उपापचय क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें हम पोषक तत्वों की श्रेणी में रखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर जब पौधे में उनके जो पोषक तत्व होते हैं उनका अगर हम बात करें तो पौधे के जो पादप के विभिन्न भाग हैं उन भागों की जब एनालिसिस किया जाता है, उसका जब विश्लेषण किया जाता है तो पता लगता है कि पादप के अंदर कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। ये जो तत्व होते हैं वो सभी तत्व आवश्यक तत्वों की श्रेणी में नहीं होते हैं, अर्थात वो सभी तत्व ऐसे नहीं होते हैं जो पौधे के पोषण के लिए आवश्यक हों। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो पौधे के लिए पोषण के लिए आवश्यक होते हैं, जबकि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो पौधे के पोषण के लिए आवश्यक नहीं होते हैं लेकिन अन्य सहायक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। और कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं या कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं पौधे में, केवल वो संचित मात्रा में पाए जाते हैं। तो बच्चों सभी प्रकार के तत्व पौधे के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। कौन कौन से आवश्यक होते हैं इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से अलग अलग बताया और उसके बारे में अपने को जानकारी ले ली है। सबसे पहले अपन यहाँ नोट कर देते हैं कि पादप के विभिन्न भागों के विश्लेषण, पादप के विभिन्न भागों के विश्लेषण से पता चलता है कि पादप में पाए जाने वाले पादप के विभिन्न भागों के विश्लेषण से पता चलता है कि पादप में पाए जाने वाले सभी तत्व पोषक तत्व नहीं होते हैं, पोषक तत्व नहीं होते हैं। इस संदर्भ में अलग अलग वैज्ञानिकों ने
इस संदर्भ में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए हैं। इस संबंध के अंदर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग जो मत हैं अपने वो क्या है दिए हैं। इस संदर्भ में यदि हम बात करें तो देखो बच्चों, इस संदर्भ के अंदर अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा जो दिए गए मत थे वो क्या थे। सबसे पहले बच्चों अपन बात करते हैं कि जो पोषक तत्व हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। इस संदर्भ के अंदर अनिवार्यता की जो कसौटी होती है उस संबंध में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं। और सबसे पहले अनिवार्यता की जो कसौटी होती है, पौधों के पोषक तत्वों की जो अनिवार्यता की कसौटी होती है उस संदर्भ में 1954 के अंदर D.I. आर्नन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले अपना मत प्रस्तुत किया। तो अपन देखते हैं कि तत्वों की पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी, पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी। अब इस अनिवार्यता की कसौटी की यदि हम बात करें तो सबसे पहले 1954 के अंदर 1954 ईस्वी के अंदर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्नन और उनका पूरा नाम था D.I. आर्नन। उन्होंने सबसे पहले अपना मत प्रस्तुत किया था। सबसे पहले 1954 में सर्वप्रथम D.I. आर्नन ने इस संदर्भ में अपना मत प्रस्तुत किया। देखो बच्चों, सबसे पहले जो आर्नन थे उन आर्नन ने सबसे पहले अपना जो मत था वो क्या किया बच्चों, प्रस्तुत किया। किस संदर्भ में, तत्वों की अनिवार्यता की जो कसौटी है उस संदर्भ में सबसे पहले अपना जो मत प्रस्तुत किया था वो आर्नन ने किया था। इन्होंने मुख्य रूप से 3 बातें बताई जो तत्वों की अनिवार्य कसौटी के ऊपर लागू होती हैं। अब वो बातें कौन कौन सी हैं इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आर्नोन ने ये कहा कि आवश्यक पोषक तत्व अपन उन तत्वों को कहेंगे जिनकी कमी के कारण पादप अपना जीवन चक्र पूरा न कर पाए। अगर उस पोषक तत्व की पादप में कमी हो जाती है तो पादप का जो जीवन चक्र होता है वो पूरा ना हो पाए। ऐसे तत्वों को हम कौन सा तत्व कहेंगे, उन तत्वों को अपन आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में रख सकते हैं। अर्थात यदि इन तत्वों की कमी पौधों में हो जाती है तो उनके जो वानस्पतिक अथवा जो जनन अंग होते हैं उनकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। तो इस संबंध में उन्होंने कहा है, सबसे पहले अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि आवश्यक पोषक तत्वों की कमी से इन तत्वों की कमी से पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते हैं। अर्थात बच्चों, इन तत्वों की कमी यदि पादपों में हो जाती है तो पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते हैं। उनके जो जनन अंग है या जो बाह्य अंग है, वानस्पतिक अंग हैं, ये वृद्धि नहीं कर पाते हैं और ऐसी स्थिति के अंदर पादप का जो जीवन चक्र है वो पूरा नहीं हो पाता है यदि आवश्यक तत्वों की कमी हो जाती है। तो इसके अलावा उन्होंने दूसरा इस संदर्भ में अनिवार्यता के संदर्भ में कसौटी में उन्होंने बताया कि यदि किसी पादप की कमी पौधे में हो जाती है तो उसकी कमी
उसी पोषक तत्व के द्वारा पूरी हो सके, दूसरे के द्वारा नहीं हो सके, तो ऐसे पोषक तत्वों को भी अपन किस श्रेणी में रखते हैं? आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में रखते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आवश्यक तत्व की कमी की जो पूर्ति होती है वो किसी दूसरे तत्व के द्वारा नहीं की जा सकती। तो अपन यहाँ लिखते हैं कि आवश्यक पोषक तत्व की कमी की पूर्ति, आवश्यक पोषक तत्व की कमी की पूर्ति, आवश्यक पोषक तत्व की कमी की पूर्ति किसी अन्य पोषक तत्व के द्वारा नहीं की जा सकती है। कहने का मतलब यदि मृदा के अंदर किसी पोषक तत्व की कमी हो गई है तो उस पोषक तत्व की पूर्ति करने के लिए अपने को उसी पोषक तत्व को डालना है जिसे पादप में वो पोषक तत्व मिल जाए। किसी अन्य पोषक तत्व को डालने से उसकी कमी पूरी नहीं हो तो उसे हम अनिवार्य पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में रखेंगे। जैसे यदि हम बात करें कि पादप में नाइट्रोजन की अगर कमी हो गई है तो इस कमी की पूर्ति केवल नाइट्रोजन तत्व के द्वारा ही हो, सल्फर तत्व से नहीं हो सके तो इस स्थिति में नाइट्रोजन कौन सा तत्व होगा? आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी का हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं उन आवश्यक पोषक तत्वों का विशिष्ट दैहिक एवं उपापचयी कार्य होता है। आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं उन आवश्यक पोषक तत्वों का विशिष्ट दैहिक और उपापचयी कार्य होता है। अर्थात क्या हो सकता है? उनका विशिष्ट दैहिक और उपापचयी कार्य होता है। आवश्यक पोषक तत्वों का, आवश्यक पोषक तत्वों का विशिष्ट एवं, आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं उनका विशिष्ट दैहिक एवं उपापचयी कार्य होता है। विशिष्ट दैहिक एवं उपापचयी कार्य होता है। उनका विशिष्ट दैहिक और उपापचयी कार्य होता है। आवश्यक पोषक तत्व यदि होते हैं तो उनका विशिष्ट दैहिक और उपापचयी कार्य होता है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन इस संदर्भ के अंदर अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा जो दी गई अनिवार्यता की कसौटी है उसमें एक वैज्ञानिक और हैं जिनका नाम है डीजे निकोलस, उसकी चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो बच्चों, इस संदर्भ में ही डीजे निकोलस ने तत्वों की जो अनिवार्यता की कसौटी है उस संदर्भ में ही 1965 के अंदर अपने विचार प्रस्तुत किए। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि डीजे निकोलस ने 1965 ईस्वी में तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी के संदर्भ में, अनिवार्यता की कसौटी के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए। अपने जो विचार थे वो डीजे निकोलस ने 1965 के अंदर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। इसी के संदर्भ में उन्होंने ये कहा कि जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उन्हें निम्न 2 शर्तें पालन करनी होगी। अर्थात इनके अनुसार
आवश्यक तत्वों पर निम्न दो शर्तें लागू होगी। आवश्यक तत्वों के ऊपर क्या होगा बच्चों? निम्न दो शर्तें लागू होगी। अब ये शर्तें कौन सी होती हैं? पहली शर्त ये है बच्चों कि अनिवार्य तत्व की कमी से पौधे की दैहिक और जो उपापचयी क्रिया हैं वो विशिष्ट होनी चाहिए। अर्थात अनिवार्य पोषक तत्व का पौधों में दैहिक और जो उपापचयी कार्य होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? विशिष्ट होना चाहिए। कि किसी तत्व के द्वारा निश्चित कार्य किया जाना चाहिए। जैसे नाइट्रोजन होता है तो ये एमीन का निर्माण करने का काम करती है। इसी प्रकार जैसे कार्बन है वो खाद्य पदार्थों के रूप में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। तो ऐसे आवश्यक पोषक तत्व वे होंगे जो पादप में दैहिक एवं पादप के अंदर जो दैहिक क्रियाएं होती हैं अथवा जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनका विशिष्ट कार्य होना चाहिए। आवश्यक पोषक तत्वों का विशिष्ट दैहिक व उपापचयी कार्य होना चाहिए। आवश्यक पोषक तत्वों का विशिष्ट दैहिक व उपापचयी कार्य होना चाहिए। विशिष्ट कार्य होना चाहिए, वो दैहिक कार्य भी विशिष्ट होना चाहिए, उपापचयी कार्य जो है वो भी विशिष्ट होना चाहिए। इसके अलावा पौधों में उस पोषक तत्व की कमी होने पर पौधे का जो जीवन चक्र है वो पूरा न हो। पौधे में उस तत्व की कमी होने पर पौधे का आवश्यक जीवन चक्र पूरा नहीं हो सके। अर्थात यदि किसी पोषक तत्व की पादप में कमी हो जाए तो इस स्थिति के अंदर पौधे का जो जीवन चक्र होता है वो पूरा ना हो पाए, अवरुद्ध हो जाए, तो हम उस तत्व को आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में रखते हैं। देखो बच्चों, अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस संदर्भ में अलग अलग नाम दिए हैं, तत्वों को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है कि कौन से तत्व आवश्यक श्रेणी के होते हैं, कौन से कम श्रेणी के होते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो आवश्यक पोषक तत्वों के संदर्भ में एक संरचनात्मक तत्व होते हैं और एक होता है आवश्यक तत्व। जैसे यदि हम बात करें तो यहाँ ध्यान रखना है कि अब तक जितने भी ज्ञात पोषक तत्व होते हैं उन पोषक तत्वों के अंदर कुछ तत्व जो होते हैं वो पादप की संरचना का निर्माण करते हैं, जबकि कुछ तत्व जो होते हैं वो पादप के लिए उपापचयी क्रियाओं के अंदर सहायता करते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं आवश्यक पोषक तत्वों की। तो वर्तमान में 17 आवश्यक पोषक तत्व बताए गए हैं। वर्तमान में 17 आवश्यक पोषक तत्व बताए गए हैं। वर्तमान के अंदर 17 आवश्यक पोषक तत्व बताए गए हैं। ये जो 17 आवश्यक पोषक तत्व बताए गए हैं इनमें से यदि हम बात करें तो देखो बच्चों, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, ये जो तत्व हैं ये तत्व बच्चों क्या करते हैं, ये तत्व पादप के जो प्रोटीन होता है या जो जीवद्रव्य होता है उसकी संरचना का निर्माण का काम करते हैं। अर्थात पौधे की प्रोटीन और जीवद्रव्य की रचना का काम करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ये आपके है फास्फोरस और सल्फर। ये पौधे की कौन सी क्रियाओं का निर्माण करते हैं, प्रोटीन व मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, ये
पादप में प्रोटीन व जनन द्रव्य की रचना करते हैं। ये क्या करते हैं? ये पादप में प्रोटीन व जनन द्रव्य की रचना करते हैं। अतः इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें संरचनात्मक तत्व कहा जाता है। अतः इन्हें संरचनात्मक तत्व कहा जाता है। ध्यान रखना बच्चों कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर जो हैं ये तत्व पादप में प्रोटीन व जनन द्रव्य की रचना का काम करते हैं, जिसके कारण इन्हें संरचनात्मक तत्व कहा जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपके पोटेशियम के अलावा है कैल्शियम, मैग्नीशियम के अलावा है जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज है, बोरोन और मोलिब्डेनम। ये जो तत्व हैं बच्चों, ये तत्व क्या करते हैं? ये तत्व पादप के जो मूल तत्व होते हैं, पादप की जो आवश्यकताएं होती हैं, अन्य आवश्यकताएं संरचना निर्माण के अलावा उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा जाता है। इनको क्या किया जाता है? आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा जाता है। ये कौन से हैं? ये है आवश्यक पोषक तत्व। इसके अंदर दो तत्व और हैं आपके, एक है निकिल और एक है क्लोरीन। ये तो क्लोरीन हो गया और इसके अलावा निकिल है। ऐसे कुल मिला के ये 11 तत्व हैं और ये आपके कितने हो गए? ये 7 तत्व हैं। इस प्रकार ये 6 तत्व हैं। 7, 6 और 11 कितने हो गए? ये 17 तत्व हो गए। तो आवश्यक तत्वों की यदि हम बात करें तो ये 17 प्रकार के होते हैं। 6 तत्व जो होते हैं वो संरचनात्मक होते हैं और 11 तत्व कौन से होते हैं? आवश्यक तत्व की श्रेणी में आते हैं। इन्हें आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन आगे देखते हैं। देखो बच्चों, इन पोषक तत्वों के वर्गीकरण का एक और तरीका है जिसे हम वृहद मात्रिक पोषक तत्व और दूसरा है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व के रूप में भी जानते हैं। तो यहाँ अपन और देख लेते हैं कि इन्हें निम्न 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वृहद मात्रिक पोषक तत्व। वृहद मात्रिक पोषक तत्व जो होते हैं उस श्रेणी के अंदर अपने को कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को रखा गया है। इसके अलावा NPK और इसके अलावा है आपके CaMgS। इन तत्वों को वृहद मात्रिक पोषक तत्वों में रखा गया है। जबकि सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के अंदर अगर हम बात करें तो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व की यदि हम बात करें तो इस श्रेणी के अंदर आपके हैं जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम है, मैग्नीज होगा, और बोरोन, मोलिब्डेनम।
ये आदि तत्व हैं, कुछ और हैं, इन्हें सूक्ष्म मात्रिक तत्व की श्रेणी में रखा गया है। अर्थात पादपों को इन पोषक तत्वों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, जबकि वृहद मात्रिक तत्वों की पादपों की आवश्यकता कैसे होती है, ज़्यादा होती है। तो मैं इसमें यहाँ नोट कर देता हूँ, पादपों को इनकी ज़्यादा आवश्यकता होती है, जबकि अगर हम बात करें तो पादपों को इनकी कम मात्रा की आवश्यकता होती है। इनकी कम मात्रा की आवश्यकता होती है, जबकि इनकी कैसी होती है, ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CHO जो हैं, इन तत्वों को कहा जाता है बच्चों सामान्य जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हैं, इनकी पूर्ति वायुमंडल से होती है। इन पोषक तत्वों की पूर्ति हवा के द्वारा, इन पोषक तत्वों की पूर्ति पादपों के द्वारा कर ली जाती है। जबकि जो NPK हैं, इन्हें कहा जाता है मुख्य पोषक तत्व, इन्हें कहा जाता है मुख्य पोषक तत्व। इसके अलावा CaMgHs अर्थात कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जो है, इन्हें कहा जाता है द्वितीय पोषक तत्व, इन्हें बोला जाता है द्वितीयक मुख्य पोषक तत्व। इन्हें द्वितीयक मुख्य पोषक तत्व कहा जाता है। इनकी पूर्ति कहाँ से होती है, इनकी पूर्ति होती है वायुमंडल से। इनकी पूर्ति वायुमंडल से होती है। इनकी पूर्ति कहाँ से की जाती है बच्चों, वायुमंडल से इनकी पूर्ति होती है, जबकि इसकी पूर्ति मुख्य पोषक तत्व है, ये बाकी ये पोषक तत्व है वो मृदा से लिए जाते हैं। मैं यहाँ भी नोट कर देता हूँ, इनकी पूर्ति कहाँ से होती है, इनकी होती है, इनकी मृदा से पूर्ति होती है। इनकी पूर्ति कहाँ से होती है, मृदा से होती है, जबकि इसकी पूर्ति जो होती है वो वायुमंडल से होती है। ये एक और वर्गीकरण है। आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी, नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।